नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सामने की घंटी जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे विश्लेषण से संबंधित वीडियो रोज तुरंत मिल सके। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी के ऊहापोह की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन कर्तव्य भी मूढ़ हो गए हैं, क्या करें क्या न करें जैसी स्थिति में आ गए हैं। जो नरेंद्र मोदी 2014 और 2019 में निष्कंटक राज किए हैं और उनके ऊपर किसी का भी कोई प्रभाव नहीं रहा है और कोई दबाव नहीं रहा है, लेकिन आज वह चौतरफा दबाव से घिर गए हैं। इसलिए किंग कर्तव्य मूढ़ होना स्वाभाविक है। किंग कर्तव्य भी मूढ़ का मतलब होता है कि क्या करूं क्या न करूं, अजीब से चक्रव्यूह में फंस जाना और कोई ठोस निर्णय न ले पाना कि हम क्या करें या क्या न करें। इस स्थिति को महाभारत में किंग कर्तव्य में मूढ़ कहा गया था और इस शब्द का इस्तेमाल कभी कभी भारत की राजनीति में भी हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो विपक्ष ने खड़ी कर दिया है, सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय जिसे कि भारतीय जनता पार्टी सोशल इंजीनियरिंग कह करके इस सामाजिक न्याय के ताने बाने को बुनती आई है और समाज में विभाजन करके और सत्ता जीतती रही है। विभाजन के साथ साथ लाभार्थी वर्ग पैदा करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रही, लेकिन अब उसके विभाजन की नीतियां काम नहीं आ रही हैं और लाभार्थी वर्ग भी समझने लगा है कि अगर नरेंद्र मोदी के बाद दूसरी सत्ता आएगी तो शायद उससे ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2004 में जो हार हुई है, हालांकि वह सार्वजनिक तौर पर हार नहीं मान रहे हैं, उस हार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, पूरा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिस तरह से ऊहापोह और निराशा के दौर से गुजर रहा है, हमें लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी का जो 10 सालों का राज्य था वही उसका स्वर्णकाल माना जाएगा। इसके आगे अब उसे 2024 से 29 तक भी हो सकता है कि सरकार किसी तरह से चल जाए, लेकिन वह ठसक नहीं होगी, वह अहंकार नहीं होगा और वह जुनून नहीं होगा जो 2014 से 24 तक था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चौतरफा संकट से घिरे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट जिसने कि सामाजिक न्याय यानी आरक्षण पर वर्गीकरण करते हुए जिस तरह से ओबीसी में कैटेगरी सुनिश्चित की गई है और क्रीमी लेयर को बाहर करने की बात ओबीसी पर लागू होती है, वही चीज अब एससी एसटी के आरक्षण पर भी लागू होने की बात अपने फैसले में कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट खुद आज से 20 साल पहले जो फैसले दिया था उस फैसले को पलटने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी को सूझ नहीं रहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के साथ जाए या फिर सामाजिक न्याय के मामले पर जिस ढर्रे पर राहुल गांधी, अखिलेश और इंडिया गठबंधन चल रहा है उस ढर्रे पर चल करके विपक्ष को हराया जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार चलती है तो निश्चित है कि उसका सामाजिक न्याय भोथरा हो जाएगा और
अखिलेश यादव, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन का सामाजिक न्याय भारी पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत, चुनाव जीतने का हथियार हिंदुत्व का मुद्दा था, लेकिन वह मुद्दा अब भोथरा हो गया है और संविधान का मुद्दा, लोकतंत्र का मुद्दा, ओबीसी का मुद्दा, एससी एसटी का मुद्दा हावी हो गया है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री संसद भवन में वक्फ बोर्ड कानून संशोधन नियम पर बैक फुट पर आ गए और उन्होंने कानून को बनाए जाने से पहले हार मान ली और उसे जेपीसी में भेजने का निर्णय किया, तो माना जा रहा है कि ये नरेंद्र मोदी की 2024 में सबसे बड़ी हार का सबब यही है कि अब इनका जो एजेंडा हुआ करता था कि अपनी मर्जी से कानून बनाना ठसक के साथ, और उस हार को पचा नहीं पा रहे हैं जो 4 जून को रिजल्ट आया था। लेकिन जब अपनी मर्जी से कानून भी नहीं बना सकते हैं तो बैसाखियों वाली सरकार का मतलब क्या रह जाता है? क्या सिर्फ 5 साल तक प्रधानमंत्री बने रहने के लिए बैसाखियां सहारा दे रही हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को बैसाखियों ने कबूल कर लिया है? जैसा कि वक्फ बोर्ड कानून पर बहस के समय जनता दल यूनाइटेड के नेता ललन सिंह ने कहा कि हम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हम बीजेपी के साथ हैं, और बीजेपी ने जो परिवर्तन करने की बात सोची है वक्फ बोर्ड कानून में, वह होना चाहिए। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने खामोशी बरती और इसका समर्थन नहीं किया, और चंद्रबाबू की पार्टी की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी को बैक फुट पर आना पड़ा। हालांकि एलजेपी और दूसरी सहयोगी पार्टियां भी आरक्षण के मामले में एससी एसटी के कैटेगरी और क्रीमी लेयर का विरोध किया। एक तरह से उसने बीजेपी का भी विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध किया। वैसे आपको हम बताएं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी पक्ष में नहीं रही है कि ओबीसी एससी एसटी को आरक्षण दिया जाए। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए और चुनाव में जीत सुनिश्चित करके राज करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का नाम ले रही है। और यह भी जब इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव, राहुल गांधी संविधान का मुद्दा, ओबीसी का मुद्दा नहीं उठाते तो शायद भारतीय जनता पार्टी अपनी पिछड़ी गतिविधियां जो सोशल इंजीनियरिंग की थी उसे ही अनवरत रूप से चलाती रहती और चुनाव जीतती रहती। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जिस तरह से आरक्षण, संविधान और लोकतंत्र की लकीर खींच दिया है, उससे बड़ी लकीर खींचने या उस लकीर को परास्त करने का दम अब नरेंद्र मोदी में नहीं रह गया है। जो नरेंद्र मोदी अपराजेय माने जाते थे 2014 से 24 तक, वह नरेंद्र मोदी अब असहाय महसूस कर रहे हैं संसद भवन में, सड़क पर और पार्टी में भी। जब आरएसएस का हंटर चला और आरएसएस ने चेतावनी दिया कि अहंकार को त्यागिए, तानाशाही रवैये को त्यागिए और विपक्ष को मानिए कि विपक्ष है और उसके साथ विपक्ष जैसा ही बर्ताव कीजिए, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा कि वह चौतरफा दबाव में है। आरएसएस भी दबाव डाल रहा है और जिस तरह से सियासी चक्रव्यूह रच करके राहुल गांधी और अखिलेश यादव
दबाव डाल रहे हैं वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इन तमाम मोर्चों से निपटने के लिए नई रणनीतियां बनाने और उस पर चलने का मादा भी अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह गया। भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश नेता और जीते हुए सांसद आरएसएस के खेमे में नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में मोदी और शाह का जो रुतबा चलता था वह रुतबा आज नहीं रह गया है। भारतीय जनता पार्टी में आज स्पष्ट रूप से पर्दे के पीछे नहीं बल्कि पर्दे के सामने दो फाड़ हो गया है, जिसमें शाह गुट और योगी गुट के नाम से जाना जाता है। अब इस फाड़ की वजह से अगर भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है और उसको ढक करके या फिर दबा करके नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के सिर पर अगर आरएसएस का हाथ है और आरएसएस नहीं चाहता है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की कुर्सी से हटाया जाए, और अगर हटाया भी जाए तो सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर लाया जाएगा। आरएसएस का ऐसी सोच है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब दो फाड़ों में बंटने के बाद एक फाड़ जो कि नरेंद्र मोदी और शाह की तरफ है, जिसमें कि मंत्रिमंडल के अधिकांश नेता हैं और कुछ अन्य हारे हुए या फिर सत्ता में नहीं लाए गए नेता भी हैं, लेकिन अधिकांश बड़ा धड़ा आज योगी के साथ है। और योगी के साथ का मतलब कि संघ के साथ है। भारतीय जनता पार्टी में दो पहाड़ होने और संघ से दूरी होने की सूचना तो लोकसभा चुनाव के दौरान ही मिल गई थी, जिस समय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है पिछले 10 वर्षों से। अब इसे किसी बैसाखी या आरएसएस के प्रचारक की जरूरत नहीं है। लेकिन चुनाव के परिणाम आए तो जेपी नड्डा की सोच के अनुरूप रिजल्ट नहीं आ सके और उसके बाद फिर से आरएसएस भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह की कड़ी आलोचना करने लगा। यहाँ तक कि मोहन भागवत सार्वजनिक रूप से मंच पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी की आलोचना करने लगे और दूसरे नेता भी इंद्रेश कुमार जैसे भी उभर करके सामने आते हैं और वह नरेंद्र मोदी को तानाशाह और अहंकारी और विपक्ष को नष्ट करने वाला कहने से नहीं चूके। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ा संकट है कि वह चुनाव कैसे जीते। और लोकसभा चुनाव के बाद लगा था भारतीय जनता पार्टी को कि परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन 7 राज्यों में 13 सीटों पर हुए चुनाव में, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिलती हैं। तो इससे यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व तो बचा है, अस्तित्व का संकट नहीं हुआ है, लेकिन जो अस्तित्व, जो कलेवर 2014 से 19 और 24 तक था, वह भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप और ताकती चेहरा अब नहीं रह गया है। और निकट भविष्य में होने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हैं और 3 अन्य राज्यों के चुनाव इसी साल दिसंबर तक होने वाले हैं। वे राज्य हैं महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड। और इन तीनों राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की अच्छी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है और माना यह जा रहा है कि अगर इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हो रही है या हो सकती है या हो गई है, तब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नायडू और नीतीश भी
कोई एक्शन ले सकते हैं और अपनी बैसाखियां नरेंद्र मोदी के कंधे से हटा भी सकते हैं। अनुकूल परिस्थिति का इंतजार नायडू भी कर रहे हैं, नीतीश भी कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो जायज मांगे थी, खास करके विशेष राज्य का दर्जा देने की, इन मांगों को नरेंद्र मोदी ने सिरे से खारिज कर दिया है। और उसी समय से नायडू की बातचीत नरेंद्र मोदी से नहीं हो रही है, और नीतीश कुमार की तो बात कभी कभी मोदी और शाह से हो जाती है, लेकिन जिस ठसक के साथ चुनाव के समय इंडिया गठबंधन में आकर के भारतीय जनता पार्टी से अपनी नज़दीकी जाहिर कर रहे थे नीतीश कुमार, वह बात अब नहीं रह गई है। और लोग अब यहाँ तक कहने लगे हैं कि जो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी एनडीए को छोड़ करके 2022 में राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव की पार्टी के साथ आकर के सरकार बनाते हैं, तो उस समय कस्में भी खाते हैं कि अब मर जाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए में नहीं जाऊंगा। कब्र खुद जाएगी, कब्र में समाहित हो जाऊंगा, लेकिन एनडीए में नहीं जाऊंगा। और आपने देखा कि किस तरह से चुनाव के दौरान जब राम मंदिर का मुद्दा गरमाया, तो नीतीश कुमार को लगा कि अब तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल कर लेगी, क्यों न उसके साथ जाकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जाए और नरेंद्र मोदी की सरकार बने। तो वही नीतीश कुमार आज संतुष्ट नहीं लग रहे हैं, और बिहार से आकर के नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद भी अगर मोदी और शाह से नहीं मिल रहे हैं, और गठबंधन की मजबूती की तो बात दूर, गठबंधन के खिलाफ आए दिन बयान दे रहे हैं, गठबंधन की नीतियों के खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो इससे क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ज़्यादा दिनों तक चल सकती है? हमें तो ऐसा नहीं लगता है। गठबंधन सरकार सफल जरूर हुई है, लेकिन वे सरकारें सफल हुई हैं जिसमें प्रमुख पार्टी अच्छी खासी सीटें लेकर के आता है और गठबंधन देने वाले की महत्वाकांक्षा प्रबल नहीं होती है। लेकिन इस गठबंधन में तो नीतीश की भी महत्वाकांक्षा स्पष्ट है और नायडू की भी महत्वाकांक्षा स्पष्ट है, और दोनों की जो महत्वाकांक्षा है वह विशेष राज्य के दर्जे से संबंधित है। लेकिन उसके लिए जब नरेंद्र मोदी ने इनकार कर दिया और राहुल गांधी ने ओबीसी की एक बड़ी लकीर खड़ी कर दी है, संविधान के मुद्दे पर इनके हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को भी पंचर कर दिया है, संविधान को बदल करके मनुस्मृति लागू करने के एजेंडे को, जो कि आरएसएस का एजेंडा आज से नहीं पिछले 99 साल से रहा है। 1925 में जब आरएसएस का गठन किया गया था तो उसका उद्देश्य था, एकमात्र उद्देश्य था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। लेकिन दुर्भाग्य आरएसएस का कि 98 सालों तक, या यूं कहें कि 100 सालों तक अब भी उसे गुंजाइश नहीं लग रही है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है और संविधान की जगह मनुस्मृति लागू हो सकती है। तो आरएसएस अपने एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी के हार के बावजूद अभी भी अडिग है, और मोदी के सहारे वह 2025 तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है और संविधान की जगह मनुस्मृति को लागू कराना चाहता है। लेकिन यह काम अब नरेंद्र मोदी के लिए उतना आसान नहीं रह गया है। आसान की तो बात दूर, असंभव हो गया है, नामुमकिन हो गया है कि वह संविधान हटा सकें, मनुस्मृति लागू कर सकें और हिंदू राष्ट्र बना सकें। अगर ऐसा करने की जुर्रत करेंगे तो इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी के लोग
बांग्लादेश की तरह खूनी क्रांति भी कर सकते हैं और नरेंद्र मोदी को भी इस देश से खदेड़ने का काम कर सकते हैं। संख्या बल के आधार पर प्रजातंत्र में राज किया जाता है और जो जोड़ तोड़ जो सोशल इंजीनियरिंग करके नरेंद्र मोदी राज कर रहे हैं वह अब ओबीसी एससी एसटी को पसंद नहीं है। नरेंद्र मोदी सामाजिक न्याय के नाम पर जब वोट मांगने जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में यादव और गैर यादव का विभाजन कर देते हैं। एक तरफ यादव और दूसरी तरफ अन्य जातियां, और इनका हिंदू मुस्लिम का विभाजन 80-20 का खेला तो आज का नहीं है, बहुत समय का है। लेकिन जिन जिन राज्यों में ये जाते हैं वहाँ विभाजन ही पैदा करते हैं। उत्तर प्रदेश में यादव गैर यादव की लड़ाई लड़ते हैं और गैर यादव पिछड़ों से वोट ले करके सरकार बनाते हैं। हरियाणा जाते हैं तो वहाँ जाट और गैर जाट के बीच विभाजन और खाई पैदा करते हैं। झारखंड जाते हैं तो वहाँ आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच विभाजन पैदा करते हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की इस विभाजनकारी नीति को जिस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश ने पकड़ लिया है और इनके चाल चरित्र चेहरे का खुलासा कर दिया है कि ये समाज में विभाजन नफरत के अलावा कुछ भी नहीं दे सकते हैं, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आपने देख लिया 2024 के लोकसभा चुनाव में। खास करके संविधान का मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग और इनका हिंदुत्व का एजेंडा, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर का उद्घाटन और उत्तर प्रदेश सहित गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ को हिंदुत्व का गढ़ बनाने की सोच भी कहीं न कहीं तिरोहित हो गई। और आज जब नरेंद्र मोदी ऐसी स्थिति में है कि अब क्या करें क्या न करें, कुछ नहीं सूझ रहा है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि अब भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन आने वाले हैं, जिसे आरएसएस भी नहीं बचा सकती है। आरएसएस अपने मुख्य एजेंडे से हट नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी उनके एजेंडे हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र को लागू नहीं कर सकती है। ऐसी स्थिति में दोनों का पतन होगा, आरएसएस का भी और भारतीय जनता पार्टी का। और राहुल गांधी ने जो सबसे बड़ी लकीर खींची है ओबीसी जनगणना और उनके हक अधिकार की, संविधान को बचाने की, हिंदू राष्ट्र बनने से बचाने की, यह बात ओबीसी एससी एसटी को अच्छी तरह से समझ में आ गई है। और अब इसी के तहत भारत में आगे की राजनीति करवट लेगी। आज प्रधानमंत्री तो जरूर बने हैं, लेकिन उन्हें पता है कि एक ऐसी मीटिंग अभी हुई थी जिसमें राहुल गांधी भी हैं, ओम बिरला भी हैं, कोई और नेता भी हैं और मोदी जी भी हैं। तो राहुल गांधी तो हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी मातम जैसा मना रहे हैं। उनके चेहरे पर मुर्दानगी है और जिस तरह से मुंह लटका हुआ है उससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी आज कहां खड़ी है और कहां जाने वाली है। तो जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग को राहुल गांधी अखिलेश ने अपने पक्ष में किया है और अपनी टिकट बंटवारे में भी ओबीसी को वरीयता दिया है, सवर्णों को हालांकि रखा है लेकिन वरीयता ओबीसी को दिया है, तो यह सब राजनीति और यह सब तौर तरीका भारतीय जनता पार्टी को भी अपनाना पड़ेगा। और उसका मुस्लिम विरोधी जो अभियान है, अगर वो चाहती है कि उसके अस्तित्व का संकट समाप्त हो जाए तो उसे मुस्लिम ग्रंथि से भी निजात पाना होगा। 80-20 का खेला करने के बारे में सोचना भी नहीं होगा और इस देश के ओबीसी एससी एसटी के हक और अधिकार, उनकी जनगणना की बात माननी होगी। अगर नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं करेंगे तो जितनी तेजी के साथ नरेंद्र मोदी 2014 में उभरे हैं, उतनी ही तेजी के साथ 2024 के खत्म होते होते
नरेंद्र मोदी काल का अंत हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।